दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। आजकल कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। इंसान अपनी तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद इस छोटे से वायरस के सामने बेबस नजर आ रहा है। ऐसे में दुनिया की हुकूमतें अपने शहरियों को घरों में रहने की तलकीन कर रही हैं ताकि उनको कोरोना के खतरनाक असरात से बचाया जा सके। इस लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में तमाम सनतें, कारोबार और हर किस्म की गैर ज़रूरी सरगर्मियां बंद हो चुकी हैं, जबकि कई बहुत अहम सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं। अमली तौर पर दुनिया की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर आ चुकी है। इन मुश्किल मुआशी हालात में गरीब ममालिक तो एक तरफ, तेल की दौलत से माला माल अमीर ममालिक भी हवास बाख्ता हो चुके हैं। ये ममालिक शदीद मुआशी दबाव की वजह से तेल की सुकड़ती हुई मार्केट पर कब्जे की जंग लड़ रहे हैं। तेल की मार्केट पर कब्जे की इस जंग में सबसे बड़े मुखालफीन रूस और सऊदी अरब हैं। अब हम आपको बताएंगे कि तेल की मार्केट पर कब्जे की ये जंग आखिर है क्या, इस जंग की वजूहात और अवामिल क्या हैं और इस जंग में जीत किसकी होगी, और ये भी कि रूस और सऊदी अरब की इस जंग में क्या सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी ऑयल कंपनीज का होगा। दुनिया भर की तमाम फ्री मार्केट की तरह तेल की मार्केट भी डिमांड एंड सप्लाई के असूल पर चलती है। अगर मार्केट में तेल की सप्लाई यानी रसद ज्यादा हो तो तेल की कीमतें नीचे आ जाती हैं। इसके बरक्स अगर मार्केट में तेल की डिमांड यानी तलब ज्यादा हो तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। पिछले 3 महीनों से दुनिया भर में तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं और तेल की मार्केटों को 3 शदीद झटके लगे हैं। इस कमी की पहली वजह चीन में तेल की डिमांड में खातिरखा कमी है। चीन में जनवरी से कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद मईशत का पहिया मुकम्मल तौर पर रुक गया है। फैक्ट्रियों, शहरों और ट्रांसपोर्ट के मुकम्मल बंद हो जाने की वजह से चीन में तेल की डिमांड बहुत कम होकर रह गई है। चीन में तेल की डिमांड में इस कमी का असर पूरी दुनिया की तेल की डिमांड पर पड़ा है। इसकी वजह यह है कि चीन दुनिया का दूसरा बड़ा तेल इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले तेल का 14% सिर्फ चीन में इस्तेमाल होता है। इस तरह दुनिया में तेल की कीमतों को पहला झटका चीन में कोरोना वायरस की वजह से लग चुका है। मार्च में ये वबा चीन से फैलती हुई अमेरिका, यूरोप और बाकी दुनिया तक जा पहुंची थी और सारी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया था। चीन ही की तरह सारी दुनिया को अपनी फैक्ट्रियों और शहरों में लॉकडाउन करना पड़ा है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल की डिमांड और कम हो गई। इस तरह दुनिया में तेल की कीमतों को नीचे की तरफ ये दूसरा झटका लगा। ये तो थी तेल की डिमांड एंड सप्लाई में से सिर्फ डिमांड की साइड की कहानी। अब हम आपको इसकी दूसरी साइड यानी सप्लाई की स्टोरी के बारे में बताते हैं। दुनिया में तेल की कीमतें जब गिरती हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान तेल पैदा करने वाले ममालिक को होता है। तेल की कीमतें कम होने से इन ममालिक का मुनाफा कम हो जाता है और इन्हें अपने कौमी बजट बनाने में मुश्किलात पेश आती हैं। अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तेल पैदा करने वाले 14 ममालिक ने एक तंजीम बनाई हुई है। इस तंजीम को ओपेक कहते हैं, OPEC। ओपेक ममालिक में सऊदी अरब, अरब अमारात, कुवैत, ईरान, इराक, नाइजीरिया, लीबिया और वेनेजुएला वगैरह शामिल हैं। पूरी दुनिया में तेल के तकरीबन 80% ज़खायर सिर्फ ओपेक ममालिक के पास हैं। इसलिए ये तंजीम दुनिया में बहुत ताकतवर तस्वुर की जाती है। तेल की कीमत के तयन में ओपेक की पॉलिसीज़ का बहुत अमल दखल होता है। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत का तयन तेल की डिमांड एंड सप्लाई से होता है। ओपेक के ममालिक तेल की कीमत को कम या ज़्यादा करने के लिए तेल की सप्लाई में कमी या इजाफा करते रहते हैं। तारीखी तौर पर दुनिया की तेल की पैदावार का बहुत बड़ा हिस्सा ओपेक ममालिक से ही आता था। इसलिए ये ममालिक मार्केट में तेल की सप्लाई कंट्रोल करके तेल की कीमतें अपनी मर्जी से तय किया करते थे। मगर पिछले एक अशरे में 10 साल में ओपेक ममालिक के अलावा भी कुछ दूसरे ममालिक में तेल के बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और ये गैर ओपेक ममालिक तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक बनकर उभरे हैं। इन ममालिक में बुनियादी तौर पर रूस, अमेरिका और कनाडा शामिल हैं, जबकि कुछ दूसरे ममालिक भी हैं। शायद आपके लिए ये नई खबर हो, लेकिन अमेरिका फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी की बदौलत बहुत ज़्यादा शेल ऑयल निकाल रहा है।
इसी वजह से अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ता हुआ दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। इसी तरह रूस भी दुनिया में तेल की पैदावार के हिसाब से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। इन गैर ओपेक ममालिक की पैदावार बढ़ने की वजह से ओपेक कंट्रीज का दुनिया की कुल पैदावार में हिस्सा कम होकर सिर्फ 45% रह गया है। इससे ओपेक ममालिक की तेल की कीमत तयन करने की ताकत भी कम हुई है, क्योंकि अगर ओपेक ममालिक अपनी तेल की सप्लाई कम भी कर दें और गैर ओपेक ममालिक अपनी सप्लाई कम ना करें तो भी कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी। अलबत्ता कीमत में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आएगा। अब पिछले 3 माह में कोरोना की वजह से चीन और बाकी दुनिया में तेल की डिमांड बहुत कम हो गई है, जिससे तेल की कीमतें मुसलसल गिरना शुरू हो गई हैं। इन गिरती हुई कीमतों की वजह से तेल पैदा करने वाले ममालिक में जैसे तूफान सा आ गया है, क्योंकि कीमतें उस कम तरीन सतह पर आ गई हैं कि इन तमाम ममालिक का तेल से हासिल होने वाला मुनाफा बहुत कम हो गया है और इन तमाम ममालिक के लिए अपने अखराजात पूरे करना ही एक मसला बन गया है। मुसलसल गिरती हुई डिमांड की वजह से कीमतों को सहारा देने का एक ही रास्ता था, वो ये कि तमाम तेल पैदा करने वाले ममालिक अपने तेल की सप्लाई कम कर दें। रवायती तौर पर तेल की पैदावार में कमी या इजाफे का ऐलान ओपेक कंट्रीज का ये इदारा करता था। इसी सिलसिले में ओपेक ममालिक का रूस के साथ एक खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सऊदी अरब ने यह तजवीज़ पेश की कि तमाम ममालिक अपनी पैदावार कम करने का ऐलान करें ताकि तेल की कीमतों को सहारा दिया जा सके। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये कैसे तय होगा कि कौन सा मुल्क अपनी पैदावार कितनी कम करेगा, क्योंकि किसी एक मुल्क की तरफ से पैदावार में कमी के फैसले से तेल की कीमतों में कमी तो आएगी, मगर इस मुल्क का तेल कम बिकने की वजह से इसकी तेल से हासिल होने वाली आमदनी में भी कमी आएगी। ये इसी तरह है कि अगर आप एक चीज़ 10 रुपए के मुनाफे से बेच रहे हों, पहले आप 50 चीज़ें बेचते हों तो आपका कुल मुनाफा 500 रुपए बनता है। अब अगर आप 40 चीज़ें बेचना शुरू कर दें तो आपका मुनाफा कम होकर 400 रुपए रह जाएगा। इसलिए कोई भी मुल्क ये कुर्बानी देने को तैयार नहीं है कि वो अपनी पैदावार कम करे। ओपेक और रशिया में जब तेल की पैदावार के हुज्म के मुतालिक मामला तय ना हो पाए तो सऊदी अरब ने अपनी पैदावार कम करने के बजाय बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के इस ऐलान को देखते हुए पहले रूस और फिर अरब अमारात ने अपनी पैदावार बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इन ऐलानात के बाद तेल की मंडी में तो एक तूफान आ गया। तेल की कीमतों का नीचे की तरफ फ्री फॉल शुरू हो गया। तेल की कीमतें जो 3 माह कबल $63 फी बैरल की सतह पर आ गई थी, अब कम होकर सिर्फ 1/3 यानी $21 फी बैरल रह गई है। ये तेल की कीमतों में 1991 के बाद सबसे बड़ी कमी है। सऊदी अरब और रूस का ये इकदाम बज़ाहिर खुदकुशी लगता है, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम छुपी हुई थी। सऊदी अरब को तेल की जंग में इसलिए बरतरी हासिल है क्योंकि इसकी पैदावारी लागत और ट्रांसपोर्टेशन की लागत रूस और अमेरिका से बहुत कम है। इसलिए कम कीमत पर फरोख्त के बावजूद इसका तेल मुनाफे ही में बिकेगा। कम कीमतों की वजह से अलबत्ता मुनाफे में कमी जरूर आएगी। सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार तेल पर बहुत ही ज्यादा है। तेल से हासिल होने वाली कमाई का सऊदी अरब के बजट में 87% हिस्सा है। एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी अरब के मौजूदा बजट के अखराजात तब पूरे होंगे अगर तेल की कीमत बढ़कर $82 फी बैरल तक चली जाए। इन हालात में ऐसा होता तो नामुमकिन दिखाई देता है, मगर सऊदी अरब के पास $490 अरब के ज़र्रे मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं, जहां से बजट का खसारा वो पूरा कर सकता है। इसलिए सऊदी अरब ने अपने हरीफों रूस और अमेरिका की कंपनीज को नॉकआउट करने के लिए ये अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है। सऊदी अरब ये जानता है कि उसके हरीफ इस कीमत पर तेल की फरोख्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पैदावारी लागत तेल की इस कीमत से बहुत ज़्यादा है। लिहाजा वो अपनी पैदावार बंद कर देंगे, जिससे सऊदी अरब अपना मार्केट शेयर बढ़ा लेगा और इस पूरी जंग में हरीफ ममालिक की कुछ कमज़ोर माली हैसियत वाली कंपनीज दिवालिया भी हो जाएंगी, जिनसे इन ममालिक की पैदावारी सलाहियत और घट जाएगी। इस सब का बराह रास्त फ़ायदा सऊदी अरब को होगा। सऊदी अरब के मुकाबले में रूस की पैदावारी लागत और ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज़्यादा है, मगर रूस के कुछ टेक्निकल मसाइल ऐसे हैं जिनकी वजह से इसके लिए मुश्किल था कि वो अपनी पैदावार कम करे। रूस के ज़्यादातर तेल के कुएं वेस्टर्न साइबेरिया में वाक़या हैं, जो दुनिया के ठंडे तरीन इलाकों में शुमार होते हैं। रूस के तेल के कुएं काफ़ी पुराने भी हैं, जिनसे तेल आर्टिफिशियल लिफ्टिंग मैकेनिज्म के ज़रिए निकालना पड़ता है।
اس لیے اگر ایسے کنووں کو بند کیا جائے تو پمپ اور کنووں میں تیل جمنے سے یہ کنویں ناکارہ ہو جاتے ہیں اور ان کنووں کو دوبارہ چالو کرنے کے لیے کافی خرچ آتا ہے، جو پیداواری لاگت میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کی طرح اگریسو پالیسی اپنائے گا اور اپنی پیداوار میں کمی کے بجائے اضافہ کرے گا۔ روس کی اس پالیسی سے سعودی عرب کو تو مزید کوئی نقصان نہیں ہوگا، البتہ امریکہ کی شیل آئل پیدا کرنے والی کمپنیز کے بینکرپٹ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ سعودی عرب کی طرح روس کی معیشت کا انحصار بھی تیل پر بہت زیادہ ہے۔ تیل سے حاصل ہونے والی کمائی کا روس کے بجٹ میں تقریباً 40% حصہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق روس کے موجودہ بجٹ کے اخراجات تب پورے ہوں گے اگر تیل کی قیمت بڑھ کر $42 فی بیرل تک پہنچ جائے۔ ان حالات میں ایسا ہوتا تو بہت مشکل دکھائی دیتا ہے، مگر روس کے پاس $440 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں، جہاں سے بجٹ کا خسارہ فی الحال پورا کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی اگریسو پالیسی سے روس کو بھی موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے حریف امریکہ سے بدلہ لے سکے، کیونکہ فروری 2020 نے امریکہ نے روس کی دوسری بڑی سرکاری تیل کمپنی روز نیفٹ پر وینزویلا کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے پابندیاں لگا دی تھیں۔ روس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کی کمپنیز کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے یہ اگریسو پالیسی اپنائی ہے۔ روس اور سعودی عرب کی ان پالیسیز کی وجہ سے امریکی شیل کمپنیز کے لیے بزنس کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ زیادہ تر شیل کمپنیز پہلے ہی مشکل صورتحال کا شکار تھیں، اب تیل کی قیمت میں مزید کمی سے ان کے بزنس میں رہنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ شیل ٹیکنالوجی چونکہ نئی ہے، اس لیے اس کے ذریعے حاصل کیا گیا تیل صرف اس وقت فائدہ مند ہوگا جب تیل کی قیمت $44 فی بیرل سے زیادہ ہو۔ ایسا مستقبل قریب میں ہوتا تو دکھائی نہیں دیتا۔ پچھلے 4 سالوں میں شیل کمپنیز وال سٹریٹ کے سرمایہ کاروں کے کنٹرول میں آ گئی ہیں۔ امریکہ چونکہ توانائی کے شعبے میں بیرونی انحصار بالکل ختم کرنا چاہتا ہے، اس لیے امریکی سرمایہ کاروں نے ان کمپنیز میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے اور ان کمپنیز نے توسیع کے لیے، بڑھاوے کے لیے بھاری قرضے بھی لیے ہیں۔ بہت سے تجزیہ نگاروں کے مطابق ان میں سے اکثر کمپنیز اپنی کمزور مالی پوزیشن کی وجہ سے کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کا نشانہ بن جائیں گی اور یوں توانائی کے شعبے میں بیرونی انحصار ختم کرنے کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی شیل کمپنیز کے کہنے پر اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر سعودی عرب اور روس پر پریشر بڑھاتے ہیں، اور کیا سعودی عرب اور روس بین الاقوامی دباؤ میں آ کر اپنی تیل کی پیداوار کم کرتے ہیں، یا پھر وہ ٹرمپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پیداوار بھی کم کریں۔ امریکہ کے لیے اپنی پیداوار کم کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ امریکی کمپنیز روس اور سعودی عرب کی طرح سرکاری ملکیت میں نہیں ہیں اور ان پرائیویٹ کمپنیز کو پیداوار میں کمی پر آمادہ کرنے میں قانونی پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ سب ہو بھی جائے، یعنی تمام ممالک اپنی تیل کی پیداوار کم کرنے پر راضی ہو بھی جائیں، تو بھی ایک سوال باقی رہے گا، وہ یہ کہ یہ کمی کس فارمولے کے تحت ہوگی کہ سب کا فائدہ ہو یا کسی کا بہت زیادہ نقصان نہ ہو، اور یہ کہ کرونا سے پیدا شدہ صورتحال کے طویل ہونے کی صورت میں تمام ممالک کو تیل کی پیداوار میں مزید کمی بھی کرنا پڑ گئی تو کیا وہ کریں گے؟ اس سے ایک نیا تنازع جنم لے گا۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کا جواب یہ کرونا وائرس کی وبا کے ختم ہونے کے بعد دینا شاید کچھ آسان ہو، اس وقت اس کا جواب ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، آپ کے خیال میں تیل پیدا کرنے والے یہ امیر ممالک کیا صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، یا ان کی نظر میں دنیا کا مفاد بھی کوئی چیز ہے؟ آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور دیں۔ شکریہ۔